बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्लास 12th के सोशियोलॉजी, हिंदी में कहें तो आपके समाज शास्त्र के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस वीडियो में करने वाले हैं हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। जी हाँ बच्चों, इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ योर सोशियोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बस करना क्या है, आपने वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जब देखना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। चलिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि पेपर का कोड है 039, टाइमिंग आपकी 3 घंटे की है, वेटेज है आपकी 80 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक सेट मिल जाएगा आपको, कुछ भी यहाँ पे कोड और सीरीज, हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिया हुआ है, ठीक है। तो इस पेपर का, इस वीडियो का जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सेक्शन आएगा बच्चों, वो रहेगा सेक्शन खंड नंबर ए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल है हमारे 20 एमसीक्यूज। कितने हैं? 20 एमसीक्यू, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन 20 एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करें। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही, आप क्वेश्चन करेंगे लाइव सेशन में, कमेंट बॉक्स में या फिर मन ही मन में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आपने तैयारी कितनी कर रखी है अपने पेपर के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ना एक वो दी गई है, कोटेशन दी गई, इसको पढ़ना है, फिर एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या क्वेश्चन है? परिभाषा बेसिकली कि जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि सोशियोलॉजी आप जो पढ़ते हैं, ये जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनसांख्यिकी का अध्ययन, यानी कि जनसंख्या का एक सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, ठीक है। वस्तुतः अगर हम बात ये करें कि समाज शास्त्र का उद्भव होने की, समाज शास्त्र के एक अलग विषय के रूप में इसकी स्थापना की, तो वो किया है जनसांख्यिकी के द्वारा ही, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के अध्ययन के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जनसांख्यिकी का अध्ययन करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या का डैश एक सुव्यवस्थित अध्ययन होता है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा? जनसांख्यिकी, सांख्यिकी, समाजशास्त्र या फिर अकादमिक। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर होता है फटाफट से कीजिए और सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो यहां से देख लेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहां पे हमें ना एक परिभाषा दी गई है, ठीक है। ये क्या है? एक परिभाषा है। अब इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में हमें ये देखना है कि एक दी किसने है आखिरकार। तो दिया गया है, राज्य यानी कि स्टेट या फिर एक कंट्री एक ऐसा निकाय है जो कि एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। यानी कि उसके रीजन में, उसके कंट्री में वो अधिक एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, ठीक है। तो ये किसकी परिभाषा है? कॉल मार्क्स की है, मैक्स वेबर की है, जॉन स्मिथ की, या फिर मॉल्थस की है? किसकी है ये परिभाषा आखिरकार? ठीक है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। किसकी परिभाषा है? मैक्स वेबर की, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देख लेंगे। स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स एज लीगल मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज द डिफाइंड बाय मैक्स वेबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एक साथ जो 4 एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होंगे एक साथ। कैसे? क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो भाई देखो, चिपको आंदोलन आंदोलन की जो शुरुआत थी ये हुई थी 1973 ईस्वी में, यानी कि सन 1973 में। ये बिल्कुल राइट है। राज्य जहां पे ये शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुआ था ये आंदोलन, उत्तराखंड था, बिल्कुल ठीक है। चिपको आंदोलन की अगर हम ये बात करें कि अगुवाई किसने की थी, नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था, तो उसका नाम था बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है। ये चिपको आंदोलन कोयला खनन के विरोध के लिए किया गया था। ये चीज गलत है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? टी वाला। अब ये समझो कि चलाया किस लिए गया था, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे वो पेड़ों से जाके चिपक गए थे। तो किस लिए? वनों के कटाई से रोकने के लिए, पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें उत्तराखंड की महिलाएं वनों में जाकर जब से कोई जो वन अधिकारी था पेड़ काटने के लिए आते थे तो उसे चिपक जाते थे, ठीक है। इसका मतलब होता था कि अगर पेड़ काटना है तो तुम्हें पहले हमें काटना होगा शरीर में, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। उसके बाद
चॉइस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चिपको मूवमेंट दैट इज अगेंस्ट कोलमांस दैट इज रॉन्ग। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े ध्यान से समझो, इसमें हमें एक किताब का नाम दिया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया इंडिया ट्रेडिशन। क्या नाम है किताब का? मॉडर्नाइजेशन इंडिया ट्रेडिशन। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है? प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने, रॉन्टी के ओमन ने, प्रोफेसर A.R. देसाई ने, या फिर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने। किसने लिखी है भाई ये बुक? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, ये लिखी है बच्चों प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने। किसने? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। इसमें आपके एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो सीधे एक ही बार में 5 एमसीक्यू कंप्लीट होंगे एक ही बार में। इसमें डेटा लिया है यहाँ पे। ठीक है, भारत की अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15वीं जनगणना कब हुई थी, तो याद रखेंगे कब हुई थी? 2011 में। अच्छा देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की जो 15वीं जनगणना हुई थी ये कब हुई थी? 2011 में, तो ऐसे आप बता देंगे। ठीक है, अब आंकड़े ध्यान से समझिए। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत का जो स्त्री अनुपात था वो कितना था? 1000 पुरुषों पर 943 महिला, यानी कि अगर 1000 मेल्स हैं, ठीक है ना, तो उनपे 943 जो वो फीमेल्स हैं। ठीक है ना, ये चीज है। सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? सिक्किम है। ठीक है, ऐसा राज्य जहां पर शिशु मृत्यु सबसे ज्यादा मानी जाती है मध्य प्रदेश में, और जहां पर सबसे कम शिशु मृत्यु दर है वो है मणिपुर। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या पता चला कि भारत की 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। स्त्री अनुपात कितना है? स्त्री पुरुष अनुपात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, कम वाला सिक्किम है, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला देश मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वाला मणिपुर है। तो ये आपके 5 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए एक ही बार में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन सा सही है, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या है, सभी के सभी यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग 15 सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेटा। ठीक है, ये तो आपके सामने 5 डेटा आ गया और इसके संबंध में ये आपके सभी के सभी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पॉलिटिकल में भी पढ़ा होगा 12th क्लास की। भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है? ठीक है, यानी कि हरित क्रांति भारत में कौन लेके आया था? तो सभी को पता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। कौन लाए थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, हु कंट्रीब्यूटेड इन ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका ना एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होगा। कैसे? हमारे सामने क्या दिया गया है कि भारतीय कृषि में उदारीकरण के प्रभाव के बारे में सही नहीं है। मतलब 3 जो पॉइंट हैं वो तो हमारे सही हैं। किस संबंध में? कि भारतीय जो कृषि थी उसमें उदारीकरण हुआ, उसके बाद क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो पहला ये कि कृषि बाजार जो था ये बहुत तेजी से विकसित हुआ। बिल्कुल ठीक है। उत्पादकों को आकर्षक मूल्य मिला, यानी कि जो भी कृषि आपने किया करते थे किसान, ठीक है, उनके हर एक फसल को अच्छा मूल्य मिलने लगा। ठीक है, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक और कम से कम पैसों में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिलने लगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि उदारीकरण की वजह से कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई है, ये गलत है। बल्कि कमी की वजह क्या हुआ है? ये बढ़ा है। बेसिकली क्या हुआ है? इसको बढ़ावा मिला है। ठीक है ना, किसी क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा मिला है इससे। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे 2 नंबर में यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय कृषि में उदारीकरण के प्रभाव लिखिए, तो आपने ये 4 लिख देने, बस क्या करना है, इस कमी वर्ड की जगह बढ़ाने वर्ड को यूज कर देना, कंप्लीट। ठीक है, तो एमसीक्यू प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नॉट ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट लिबरलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो कौन सा है भाई? वो है there has been a decline in production in agriculture sector that is not included. Complete? चलिए आगे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि वह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? ठीक है, यानी कि ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर रीजन से जुड़ी होती है, धर्म से जुड़ी होती है, क्या बोलते हैं इसको? तो सिंपल सी बात है, उसे क्या बोलेंगे? जातीयता? बिल्कुल भी नहीं। आतंकता? बिल्कुल भी नहीं। धर्मनिरपेक्षता या फिर सांप्रदायिकता?
अगर आपको दोनों का मीनिंग पता है, धर्मनिरपेक्षता का सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, धर्मनिरपेक्षता का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में उस कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो वो किसी को बढ़ावा देगी। दैट मीन्स वहां पे धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब जो सांप्रदायिकता ये क्या है, ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से, चाहे हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदू ईसाई सिख वट किसी भी धर्म से जुड़ी हो, उस नाम पर जो राजनीति करते हैं उसको सांप्रदायिक विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वह आक्रामकता जो राजनीतिक विचारधारा धर्म से जुड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सांप्रदायिक विचारधारा। ठीक है, what is the aggressive political ideology that is linked to religion called that is communalism। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया गया है कि एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक में की है। ठीक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, दैट मीन्स एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, तो वो जो अवधारणा है वो हमें किस पुस्तक में से देखने को मिलती है, इनकी जो पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, दी डोमिनेंट कॉस्ट एंड अंडर एसेस में, या फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में, किस में मिलती है भाई, तो इसका नाम है बच्चों सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है इसमें पूछे जाएंगे हमसे अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अभिकथन में सबसे पहले दिया हुआ है कि 1982 की बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक का नेतृत्व एक व्यापार संघ के नेता जिनका नाम था डॉक्टर दत्ता सामंत, इन्होंने किया था। ठीक है, और ये हड़ताल तकरीबन 2 साल तक चली थी। कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया गया है ये हड़ताल इसलिए चली थी क्योंकि मजदूर 2 तरीके की मांग कर रहे थे, एक तो पहली बेहतर मजदूरी के लिए और दूसरी अपना संघ बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि अभिकथन और कारण बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो अभिकथन क्या कहता है कि टेक्सटाइल जो स्ट्राइक थी ये स्टार्ट की गई थी, लेकिन क्यों की गई थी, मजदूरों की इनकी 2 मांगे थी इसलिए की गई थी। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा से आप समझो, अब इसमें कुछ नई चीज आपको समझा। जैसे आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों कि बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक कब शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा 1982 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, व्यापार संघ के एक नेता थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर दत्ता सामंत। ठीक है, दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर संघ पूछ लिया जाए तो व्यापार संघ के नेता थे। कितने साल तक ये चली थी हड़ताल, ये हड़ताल चली थी तकरीबन 2 साल तक। ठीक है, याद रखेंगे। मांगे क्या थी इसमें, तो पहली मांग थी बेहतर मजदूरी मिले और दूसरी मांग थी अपना संघ बनाए, मजदूर लेबर का संघ बना ले, इसलिए ये इनकी मांग थी। ठीक है ना, कैसे करके आपसे इस क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे तो इंग्लिश में असेसन ठीक है, रीजन ठीक है, और ये इसकी बहुत ही प्यारी से एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभिकथन क्या कहता है कि एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा राज्य जहां पे किसी एक ही सत्ता हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यूएसएसआर की बात कर लेते हैं। ठीक है, और लोकतांत्रिक राज्य के लिए हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो आपने देखा होगा चैप्टर 2 में पढ़ा होगा और 1 में भी, ठीक है ना, यूएसएसआर के बारे में, कि वहां पे एक ही पार्टी का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने तकरीबन 70 सालों तक वहां पे राज किया था। वो क्या करती थी, ये सत्तावादी जो राज्य है वो लोगों की आवाज को सुनते नहीं है। ठीक है, और उस पार्टी के पास में जो भी शक्तियां थी वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वो उनका गलत उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाकई में एक सत्ताधारी जो एक राज्य है उसकी विशेषता को यहाँ पे दर्शाता है। तो मतलब क्या हुआ, एक तरफ क्या बताया गया है कि जो सत्तावादी और एक लोकतंत्र राज्य होता है इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि सत्तावादी में जो होता है जो सरकार होती है वो किसी की आवाज नहीं सुनती है, जो भी शक्ति है उसके पास में वो उसका गलत उपयोग करते हैं, उत्तरदायी नहीं होती किसी के प्रति। ठीक है ना, तो ये कारण बताया गया है। तो मतलब क्या है, रीजन और अभिकथन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए इंग्लिश में देखेंगे
असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और ये इसके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़े ध्यान से समझो। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें ना बच्चों को दो पॉइंट में दिक्कत होगी, एक तो वीपी मंडल और एक है काका कालेकर। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भारत का जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था यानी कि पिछड़ा आयोग, ये वीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था, लेकिन ये बात की गई सबसे पहले की। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था ये किसके नेतृत्व में बेसिकली गठित किया गया था। तो नाम क्या है उसका, नाम है बच्चों काका कालेकर। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अंडर द चेयरपर्सन चेयरमैनशिप ऑफ विच पर्सन द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज फर्स्ट फॉर्म, दैट इज काका कालेकर। कंप्लीट है। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्रिटेन से भारत में जो भी सामान आता है या फिर भारत से जो भी सामान ब्रिटेन के लिए जाता है, उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए किस जगह का प्रयोग किया जाता है। क्या वो पर्वतपुरी है, रामपुर है, सीतापुर है या फिर हाजीपुर है। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे ब्रिटेन से भारत में आने वाले सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस जगह का क्या नाम है बच्चों, जी हाँ उस जगह का नाम है पर्वतपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, द प्लेस वाज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स फॉर ब्रिटेन, पर्वतपुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बच्चों। सामाजिक संसाधनों तक आसान पहुंच क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब हम ये बोलते हैं कि समाज में उपस्थित रोटी कपड़ा मकान आदि जो रोजगार वगैरह, रोजगार के अवसर वगैरह जो भी संसाधन है उन तक जो असमान पहुंच होती है ये क्या कहलाती है। क्या ये आर्थिक विषमता कहलाती है, यानी कि लोग आर्थिक तौर पे एक जैसे नहीं है, क्या ये सामाजिक विषमता कहलाती है या फिर राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब हम सामाजिक संसाधनों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना, असमान पहुंच है, कुछ जो अमीर है वो और ज्यादा संसाधन जो सर्विसेज हैं जो संसाधन उनका और अच्छा उपयोग कर लेते हैं, गरीब नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, इससे सामाजिक विषमता आ जाती है, इसको बोलते हैं सामाजिक विषमता। तो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या है, आपको जाति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सत्य इनमें से नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला ये है कि जो जाति होती है भाई ये जन्म से निर्धारित होती है, बिल्कुल ठीक है, पहला हमारा राइट हो गया। सेकंड क्या है कि जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं, यानी कि हर एक जाति के अपने अलग अलग विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। और जो चौथा है बच्चों कि जातियों में उपविभाजन भी होता है, जाति के अंदर ही छोटे छोटे अलग उपविभाजन भी हो जाता है, ये भी ठीक है ना। बट ये कहना कि जाति को हम जीते जी बदल सकते हैं ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो जिस जाति में आ गया अब उस जाति को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से एक चीज और समझो। अब आपसे ये पूछा जाए कि जाति की विशेषताएं लिखिए, तो आप क्या बताएंगे, जन्म से आधारित है, विवाह संबंधी कठोर नियम अपनाए जाते हैं, उपविभाजन भी होता है और जातियों को बदला नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से एमसीक्यू प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कास्ट इज नॉट ट्रू, दैट इज कास्ट कैन बी चेंज, दैट इज नॉट ट्रू। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए क्या दिया गया है, भारत के औद्योगिकरण के विकास के हेतु कार्य योजना में किस बात पर बल दिया गया, यानी कि भारत के जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके विकास के लिए कार्य योजना बनाई गई। तो उस कार्य योजना में किस विकास पर बल दिया गया था, क्या इसमें महानगरों में आबादी से हटकर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया जाए, बिल्कुल ठीक, औद्योगिक कचरा निस्तारण हेतु संयंत्र लगाने को अनिवार्य बना दिया गया, बिल्कुल ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित प्रावधान किए गए, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये जितनी भी बातें कही गई हैं कि भाई भारत में औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए, तो ये किस संबंध में है, जी हाँ इस संबंध में सभी के सभी ऑप्शन कि महानगरों में ऐसे क्षेत्र जो ज्यादा जनसंख्या वाले वहां से हटकर थोड़े दूर क्षेत्र पे इकाइयां लगाई जाएं। ठीक है, औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे और प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
व्हाट वाज दी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है, आप देख लेना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, मतलब जब हम ये बोलते हैं कि सोशल चेंज होने वाला है, इनकी सामाजिक परिवर्तन होने वाला है, तो हम ये बोलते हैं कि जो सोशली स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये कथन किस व्यक्ति का है? जॉनसन का, गिलिन का, डॉक्टर मजूमदार का, या फिर मैकाइवर तथा पेज का? किसका है भाई ये कथन? ये कथन है बच्चों जॉनसन का। किसका है? जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सोशल चेंज मीन्स द चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हु सेड दिस? जॉनसन। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपके एक साथ एक बार फिर से 5 एमसीक्यू, कितने बच्चों? 5 एमसीक्यूज एक ही बार में कंप्लीट होंगे। ठीक है, पहला क्या दिया गया बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नील की खेती के विरोध में आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे 1859 से 1862 में, 62 तक चला था। ठीक है, दक्षिण का जो विद्रोह था साहूकार के विरोध में, ये कब शुरुआत हुआ था भाई? ये हुआ था 1857 में। लगान विरोधी आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? यह हुआ था 1928 में। ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध कब आंदोलन चलाया गया था? 1920 में। और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 से 1940 तक ये चली थी, 20 तक रही थी, 40 तक ये एंड हो चुकी थी इस तरीके से। ठीक है, तो एक साथ आपको 5 समझ में आ गए कि नील की खेती के विरोध में आंदोलन कब से कब तक चला, दक्षिण का जो विद्रोह था साहूकार के विरोध में ये कब से कब तक चला, लगान विरोधी आंदोलन कब से कब तक चला, ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, ऑल इंडियन किसान सभा जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये सारी के सारे पॉइंट है, अब समझ गए अच्छे तरीके से। तो आंसर कौन सा राइट होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए इसमें जिसमें कि सभी के सभी राइट हो। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी के सभी राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी के सभी राइट है। ओके, चलिए मतलब बी राइट हो जाएगा। एक आगे छोटा सा क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो अस्तित्व में है, यानी कि ऐसा कौन सा भारत सरकार का अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत में रह रही अनुसूचित जाति जनजाति का जो शब्द है वो उभर कर सामने आया। ठीक है, अधिनियम 1858, 35, 19। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को ना लगेगा कि सर जी 1935 है, बट 1935 से पहले भी हो चुका था। ठीक है, 1935 से पहले क्या, कितना? 1919 में। तो भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1919 में, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति शब्द जो थे वो अस्तित्व में आए थे। ठीक है, चलिए Why which government of India act the words scheduled tribe and scheduled caste name into extents, that is called Government of Indian Act 1990। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बार फिर से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके कई जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं 5+ एमसीक्यू इस क्वेश्चन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी लेंदी है लेकिन ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि कामगारों ने अपनी कार्य दिशाओं के विरोध के बारे में सही है, मतलब जो उन्होंने आंदोलन की स्थापना वगैरह की वो यहाँ पे समझानी है हमें कि कौन सा सही है कामगारों के संबंध में। तो सबसे पहला, सर्वप्रथम जो मजदूर संघ है इन्होंने इसकी स्थापना की कब? 1918 में। 2 साल के बाद में ही इन्होंने 1920 में एटक की स्थापना की, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, एटक। ठीक है, इस एटक का कार्य क्या था? कार्य ये था कि इसने ना एक अवधि तय कर दी थी कि आप 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करोगे। ठीक है, 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ जिसने मजदूर संघ के पंजीकरण का प्रावधान किया, यानी कि मजदूरों के जो मजदूर संघ है, मजदूर के जो मजदूरी जो करते हैं लोग फैक्ट्री में, उनका भी पंजीकरण किया जाएगा और उसके लिए कुछ नियम भी बता दिए। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, सभी के सभी कथन हमारे यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आप एक चीज बड़े ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आप थोड़ा और दिमाग से सोचिएगा, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1918 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1920 में। अगर आपसे ये पूछा जाए एटक की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। आपसे ये पूछा जाए कि एटक में क्या किया गया था, तो इसके तहत 10 घंटे काम के निर्धारित कर दिए गए थे। ठीक है,
मजदूर संघ अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में। क्या प्रावधान था इसमें? प्रावधान था कि मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान और कुछ नियम बनाने का, ठीक है ना। तो यानी कि एक ही में आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपका ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं, द वर्कर्स आर राइट अबाउट प्रोटेस्टिंग फॉर देयर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो था सोशियोलॉजी का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं केवल और केवल सेक्शन नंबर ए के आपके हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आएगा हमारा सेक्शन नंबर बी, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे आने वाला है हमारा बच्चों सेक्शन नंबर बी, जिसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? 2 नंबर के 9 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 में मिलेगी चॉइस। तो इससे हम समझेंगे बच्चों इस पेपर के पार्ट नंबर 2 की वीडियो में, यानी कि 2 नंबर के जो आपके 11 क्वेश्चन है उसे पार्ट 2 में समझा देंगे। बाकी आपके जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए पार्ट 3 लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो सारी के सारी वीडियोस आपको बहुत जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। बस करना क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी ने एक ही काम करना है, क्या सर जी? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपकी वजह से अपनी तैयारी कर सकें। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।